हेलो दोस्तों। अमिता नीरव के इस नए महाकाव्यात्मक काव्यात्मक उपन्यास माधवी पर बातचीत का दूसरा चरण लेकर आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं डॉक्टर राजेश नीरव आपको माधवी के बारे में थोड़ा सा पहले बतला दूँ। माधवी अमिता नीरव का पहला उपन्यास है और इसे सेतु प्रकाशन ने छापा है। 632 पेज का ये एक विस्तृत उपन्यास है जिसमें माधवी जो कि राजा ययाति की पुत्री थी उसकी व्यथा कथा है। और इसके पहले चरण में हमने अमिता नीरव से बातचीत करते हुए माधवी लिखने की पूर्व पीठिका क्या थी, इसकी प्रेरणा क्या थी और माधवी को लिखने में कितना समय लगा, इसके प्रकाशन की प्रोसेस क्या थी, ये सब जाना था। बहुत प्रारंभिक बातें थी। और अब दूसरा जो चरण है वो अब थोड़ा सा माधवी पर केंद्रित होगा, या यूं कहें कि इससे पहले कि हम माधवी के कंटेंट पर बात करना प्रारंभ करेंगे, हम इस उपन्यास के आसपास बातचीत करेंगे ताकि एक हदबंदी हो जाए, एक सीमा रेखा तय हो जाए कि अब इस उपन्यास के अंदर हमको प्रवेश करना है। तो हम शुरू कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों। अमिता, माधवी जब या कोई भी कृति जब हम पढ़ते हैं, माधवी जब मैंने पढ़ी तो एक खास किस्म की जो चीत्कार है, एक अनकहा दर्द है, जो एक तकलीफ है, जो एक दुख है, जो जो कहा नहीं जा सकता, जो बताया नहीं जा सकता, जो केवल महसूस किया जा सकता है, वो हम इसको पढ़ते हुए इस दुख, तकलीफ, कष्ट से गुजरते हैं। और कोई भी रचना जब अपने आप को, अपनी पीड़ा को व्यक्त करती है तो हर युग की रचनाओं में वो कमोबेश, वो पीड़ा, वो तकलीफ, वो अवसाद, वो दर्द झलकता है। जैसे हमने पाकिस्तानी एक सीरियल देखा था, मुझे उसका नाम तो इस वक्त ध्यान नहीं आ रहा है, जिसमें एक लड़की थी जो अपने पति को छोड़कर फिर उसी की कारखाने में जीवन भर काम करती है, पता नहीं चलता लेकिन उसके पति को कोई पता नहीं चल पाता। तो वो जो एक एक अनकहा दर्द था, वो जो एक चीत्कार थी, जो अभी हमने आधुनिक युग की अगर हम बात करें तो उमराव जान फिल्म में देखने को मिलती है, कि वो जो पीड़ा है, वो जो कष्ट है, जिससे वो जीवन भर गुजरी, वो जो अनडिजर्व सफरिंग है, जिसको वो डिजर्व नहीं करती थी, बस एक नियति थी जो उसको उस तकलीफ, उस पीड़ा तक पहुंचा दिया था। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम नियति में कितना बिलीव करती हो? मैं खुद भी नियति की संतान हूँ, इस दृष्टि से कि बहुत यहाँ से वहां से, मतलब ट्रायल एंड एरर करते करते और मैं यहाँ पहुंची हूँ जहाँ मैं अपने आप को मतलब अपने आप को नहीं, मतलब ऐसे बता सकती हूँ कि मैं लिख सकती हूँ। क्योंकि जब मैंने अपना जीवन शुरू किया था, जब मैंने समझ अपनी मतलब मेरी अपनी समझ जो थी, वो जब समझने लगी थी चीजों को, तब मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं कभी कभी कोई किताब, खासतौर पर उपन्यास या कहानी जैसी कोई चीज में लिखूंगी या लिख पाऊंगी। मतलब वो जो आप सपना नहीं देखते हैं, वैसी चीज मेरे साथ हुई। उसकी वजह ये रही कि घर में उस तरह का कोई माहौल नहीं था, कोई प्रोत्साहित करने वाला नहीं था, न इस चीज, मतलब ये न ये बात थी कि मैं क्या पढ़ूं, ना कोई मुझे ये बताने वाला था कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। मैं जो कर रही हूँ या जो थोड़ा बहुत लिख रही हूँ, मतलब बहुत शुरुआत की बात है, जब मैं पढ़ती थी यूनिवर्सिटी में, तो मैं कुछ लिखा करती थी। मतलब एक पेज, 2 पेज आर्टिकल के शक्ल में लिखा करती थी। और
2 दिन बाद में जब मैं अपनी चीज को पढ़ती थी तो मैं उसको फाड़ दिया करती थी। मुझे लगता था कि नहीं, ये मैं नहीं लिख सकती हूँ, क्योंकि ये उस तरह की चीज नहीं है जो अप टू द मार्क होनी चाहिए। और जब मैंने बाद में ये बात राजेश को बताई तो राजेश ने कहा कि वो रियाज का हिस्सा था, और अब अगली बार से कोई भी चीज लिखो तो तुम मुझसे मिलने तक उसको संभाले रखना और उसको पढ़ना नहीं बिल्कुल भी, और जब मिलो तो फिर मुझे वो चीज दे देना। लेकिन उसके बाद भी मैंने कई बार ये किया कि मैंने लिखा और फाड़ दिया, मगर कविता कहानी नहीं थी, उपन्यास जैसी चीज नहीं थी। वो त्वरित विचार जो थे वो उस तरह की कोई चीज थी, और वो विचार के तौर पर ही सारी चीजें थी। तो मैंने लिखने के बारे में और खासतौर पर कहानियों के बारे में और इतना बड़ा उपन्यास कभी लिखूंगी इस तरह से कभी सोचा नहीं था। तो इस तरह से जो फिर से पिछली बार जो मैंने कही थी वही बात मैं रिपीट कर रही हूँ कि नियति जो है वो, मतलब मैं प्रकृति कह रही हूँ, उसको आप नियति भी कह सकते हैं, कि आपको वहां ले जाती है जहां आप सबसे अच्छे होते हैं। तो ठीक है, मैं बहुत देर से पहुंची और बहुत ट्रायल एंड एरर करते करते पहुंची, लेकिन मैं यहाँ पहुंची जहां मैं अपने आप को भी एक्सप्लोर कर रही हूँ, और ये कह सकते हैं कि हाँ मैं लिख सकती हूँ। मीन्स you believe in destiny. यस, आई डू बिलीव इन डेस्टिनी। ओके, तो ये जो मेकिंग ऑफ अमिता था उसकी तुमने थोड़ी सी कहानी बताई। मुझे ये माधवी पर एक और बच्चन जी की कविता याद आ गई, जो कहना चाहिए कि माधवी का जो तकलीफ है उसको उसको वो कहीं ना कहीं स्वर देती है। बच्चन जी ने माधवी के लिए नहीं लिखा था, बच्चन जी ने लिखा था, अब मत मेरा निर्माण करो, अब मत मेरा निर्माण करो, तुमने न बना मुझको पाया, युग युग बीते मैं घबराया, भूलो मेरी विहलता को, निज लज्जा का तो ख्याल करो, अब मत मेरा निर्माण करो। हे कुंभकार, इस चक्की पर खाते चक्कर, मेरा तन मन जीवन जर्जर, हे कुंभकार, मेरी मिट्टी को और न अब हैरान करो, अब मत मेरा निर्माण करो। और आखिरी उसका एक छंद था, मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं देख रहा हूं एक बार। कहने की सीमा होती है, सहने की सीमा होती है, कुछ मेरे भी बस में, मेरा सोच समझ अपमान करो, अब मत मेरा निर्माण करो। तो ये जो कहना चाहिए बड़े कवि होते हैं, बड़े रचनाकार होते हैं, वो सब उसी तत्व तक पहुंच जाते हैं जो कहने की सीमा है। तो उस कहने की सीमा के बाद एक मौन है, एक लंबा मौन है, जैसे अज्ञेय ने जो है बहुत अच्छे से व्यंजित किया है। तो ये जो माधवी है, ये क्या कहना चाहती है, इसका संदेश क्या है? क्या आधुनिक युग को इसका कोई संदेश है? क्योंकि ये तो पौराणिक कथा है, 5000 साल पुरानी। अगर हम इतिहास को, परंपरा को माने तो भी ये 5000 वर्षों से पुरानी एक कथा है, और उस कथा के सूत्र को तुमने बुना है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। एक तो ये चीज जो तुमने कहा कविता के उसके बारे में कहा कि कहने की सीमा होती है, तो एक चीज जो मैं बहुत शिद्दत से महसूस करती हूँ, हो सकता है गलत हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि कविता जो है वो कहने की सीमा है, और जब कविता खत्म हो जाती है तो फिर मौन शुरू हो जाता है। मतलब जो बहुत विचार नहीं, जो अनुभूतियां हैं वो बहुत संघनित होती है, तब वो कविता के रूप में व्यक्त होती है। तो मुझे लगता है कि जिस वक्त मैं कविताएं लिखना शुरू करूंगी, तो मैं चुनौती दे रही हूँ जिस वक्त मैं कविताएं लिखना शुरू करूंगी उसके बाद शायद मैं लिखना ही बंद कर दूं। तो एक ये चीज है, और दूसरी चीज माधवी के संदेश की बात है। तो दरअसल मैंने माधवी को उठाया तो इसलिए था कि मैं उस स्त्री की, क्योंकि जब मैंने माधवी के बारे में रिसर्च करना शुरू किया था तो एक चीज जो मुझे बहुत, जिस चीज ने मुझे बहुत जिसको कहते हैं परेशान किया था, वो ये था कि एक लेख था, मुझे याद नहीं आ रहा है किसका लेख था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इतिहास जो है या पुराण जो है, पौराणिकता जो है, वो श्रवण कुमार को याद करती है लेकिन माधवी को याद नहीं करती है। मतलब ये भी एक वो चीज है जो पितृसत्ता किस तरह से स्त्रियों के त्याग जो है वो उसको लील जाती है, ये वो चीज थी उस वक्त। तो इस चीज ने मुझे बड़ा परेशान किया कि माधवी के बारे में
श्रवण के बारे में तो मतलब यदि कोई बेटा अपने माता पिता के लिए करता है तो उसको एक प्रतीक के तौर पर श्रवण जो है वो एक प्रतीक के तौर पर उभर कर आते हैं कि ये श्रवण कुमार है। लेकिन किसी लड़की के लिए जो अपने माता पिता के लिए कुछ कर रही है उसके लिए कभी कोई नहीं कहता है कि ये माधवी है। तो ये जो चीज थी इसने परेशान किया और इसने मुझे इस चीज के लिए प्रेरित किया कि माधवी के बारे में लिखा जाए। और दूसरी तो तुम ये कहना चाहती हो कि ये जो माधवी है वो एक तरह से श्रवण कुमार है? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब देखिए हमारे जो व्यवस्था है, आप देखिए कि जब शेफ की बात होती है तो जो जब शेफ की बात होती है तो ये कहा जाता है कि घर में चाहे पुरुष खाना नहीं बना रहा हो लेकिन अच्छा खाना पुरुष बनाता है, क्योंकि वो होटलों में पुरुष खाना बनाता है, शादियों में खाना बनाता है ना, वो पुरुष बनाता है। लेकिन पुरुष के खाना बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में जो स्त्रियां लगी हुई हैं, जिसको कहना चाहिए अनसीन लेबर जो है उनका, जो देखा नहीं जाता है, उसको हमेशा भुला दिया जाता है। तो वो एक चीज जो स्त्री के श्रम को जो भुलाने की बात है, उसके त्याग को जो भुलाने की बात है, ये उस पर बात हो रही है। और माधवी में संदेश आप पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि माधवी के संदेश जो है वो बहुत सामयिक है, प्रासंगिक है। वो जो चीज जो बहुत सालों से, देखिए जो दो चीज मैं कहती हूँ हमेशा, मतलब एक जो महत्वपूर्ण चीज कहती हूँ कि मुझे पितृसत्ता समझ नहीं आती है, मैं सिर्फ सत्ता समझती हूँ। मैंने कल भी एक बात कही थी कि मुझे दो चीज समझ में आती है कि एक सत्तासीन है और एक सत्ताहीन है, और इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि सत्ता में स्त्री है या पुरुष है। मुझे ये पता है कि मतलब जो मेरे अपने अनुभव है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने महसूस किया है, वो मुझे ये बताते हैं कि सत्ता जो है उसका एक किरदार है, उसका एक कैरेक्टर है, उसका एक चरित्र है। तो जब सत्ता जो है वो उसका जो चरित्र है, वो जिस तरह से चीजों को मैनेज करती हैं, वो जो स्थिति है, मतलब वो जो सत्ता है वो उस वक्त भी थी, वो सत्ता आज भी थी। टूल बदल गए हैं उसके, उसका प्रयोग बदल गया है, लेकिन उसका किरदार नहीं बदला है। तो जब हम माधवी की बात करते हैं तो माधवी के दौर में भी जो सत्ता थी वो थी, और आज भी वही सत्ता है, और सत्ता का किरदार इतने सालों में भी नहीं बदला है। तो मूल संदेश तो ये है कि मतलब सत्ता ने तब भी जो सत्ताहीन लोग थे उनको पीड़ित किया है, वो आज भी वही कर रही है। तो एक तरह से माधवी का संदेश, मतलब माधवी के माध्यम से जो कहा जा रहा है वो इस वक्त की कहानी भी है। ठीक है, परिस्थितियां वहां उस वक्त की है, किरदार उस वक्त के हैं, लेकिन प्रश्न जो है वो सामयिक है। प्रश्न सामयिक है। कुछ लोग इस उपन्यास को पढ़ने के बाद क्या फेमिनिज्म का आरोप लगा सकते हैं? क्या ये फेमिनिस्ट उपन्यास है? हालांकि तुम बार बार ये कहती हो कि हाँ, मुझे पितृसत्ता समझ नहीं आती है। मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि मुझे पितृसत्ता समझ नहीं आती है, मुझे सिर्फ सत्ता समझ में आती है। हाँ, ये बात सही है। कई लोगों ने मुझे कहा कि इसका जो पूरा के पूरा नरेटिव है या जो इसकी व्याख्या है वो फेमिनिज्म की तरफ होती है। लेकिन एक जो चीज है वो ये है, जो मैंने पिछली बातचीत में भी बताया था, और शोभा जी ने एक बात कही थी कि बहुत सारे खुलासे होंगे, तो एक खुलासा मैं फिर से कर देती हूँ आज कि एक भी शब्द, मतलब आप लोगों को लगता है, हो सकता है दूसरे लोगों को भी लगता हो, मतलब एक किताब लिख दी है तो मैं लेखक हो गई हूँ, लेकिन कोई शब्द यदि मैंने लिखा है या कोई वाक्य मैंने लिखा है तो उस पर बड़ी लंबी खींचतान होती है, बड़ी लंबी चर्चा होती है, उसको रोका जाता है। कंटिन्यू करिए। मतलब उस पर संवाद किया जाता है, उस पर बात की जाती है, उस पर प्रश्न उठाए जाते हैं। मतलब मैं अपने घर में क्या कहते हैं, वो घर की मुर्गी हूं मैं। जब मैंने माधवी लिखना शुरू की, अभी भी ये बात है कि कोई शब्द,
कोई शब्द मैंने इस्तेमाल किया है तो मुझसे पूछा जाता है कि ये जो शब्द है इसका क्या अर्थ है और इसको यहाँ इस्तेमाल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। कोई वाक्य है तो इसके दो अर्थ निकल रहे हैं, ये अर्थ जो है तुम कौन सा अर्थ बताना चाहती हो उसका वो बताओ, वो उससे पूरा नहीं आ रहा है। ये शब्द जो है यहाँ प्रासंगिक नहीं है, ये शब्द यहाँ ठीक नहीं है, ये तर्क यहाँ ठीक नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो है उससे मुझे रोज दो चार होना पड़ता है। अच्छा है, तुमको फ्री में एक समीक्षक मिला हुआ है जो तुमको खाना बना के भी खिलाता है और तुम्हारी रचनाओं की भी जो है वो समीक्षा करते रहता है, तुम्हारे शब्दों की भी समीक्षा करते रहता है। तो ये मुझे लगता है ये शिकायत की बात है। तो जब मैं माधवी का जो मतलब हर चैप्टर जो है वो राजेश पढ़ा करते थे तो मुझे बार बार ये बात कहते थे, जो मैंने पिछली बार भी ये बात कही थी कि राजेश मुझे कहते थे कि तुम्हारे क्रिएटिव राइटिंग की शुरुआत में यदि विचार और दर्शन जो है यदि हावी होता है या भारी होता है तो वो उसके लिए ठीक नहीं है। तो वो मुझे बार बार इस बात की ताकीद किया करते थे कि तुम्हारी अपने व्यक्तिगत विचारधारा जो है वो इसका हिस्सा नहीं बने। कोशिश मैंने की कि वो मतलब मेरी व्यक्तिगत विचारधारा उसका हिस्सा नहीं बने, लेकिन जो जिसकी कहानी मैंने जिस स्त्री की कहानी जो है वो मैंने उठाई है वो ये संभव नहीं है कि वो पीड़ा की बात यदि हो। क्या बात है तुम वो मतलब वो जो उसकी जो पीड़ा है वो इस तरह से उभर कर नहीं आए, ये संभव नहीं है। तो फेमिनिज्म तो नहीं है, लेकिन मेरे अपने जिंदगी के जो अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं, देखिए मतलब मुझे शोभना मैम ने एक बात कही थी कि तुमने अपने नॉवेल में स्त्रियों को बड़ा क्या कहते हैं उसको बड़ी एम्पैथी के साथ रखा है स्त्रियों को। और जब मैंने नॉवेल खत्म किया था तो मैंने भी उस पर गौर किया कि मेरी जो नॉवेल है उसमें शायद कोई स्त्री पात्र जो है वो नेगेटिव नहीं है, एक आध होगा कोई, लेकिन इतने सारे पात्रों के बीच भी स्त्री पात्र जो है वो उस तरह से नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव शेड लिए हुए नहीं है। तो मेरी अपनी जिंदगी के जो अनुभव है वो मैंने अपनी माँ के यहाँ देखा या जो मैंने अपने ससुराल में देखा, वो मुझे ये बताते हैं वो जो परसेप्शन है, जो हिस्टोरिकल परसेप्शन है जिसको पुरुषों ने स्थापित किया है कि स्त्री जो है वो स्त्री की दुश्मन है, जब मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ तो मैं उसकी बिल्कुल उलट चीजों को पाती हूँ। मतलब मेरी माँ के यहाँ मेरी माँ और मेरी ताई जी जो है वो बिल्कुल माँ बेटी की तरह रहा करती थी। यहाँ जब मैं शादी करके आई तो मेरी मदर इन लॉ के साथ मेरे रिश्ते बहुत बहुत मीठे रिश्ते रहे मेरे उनके साथ और बहुत केयरिंग रही वो मेरे लिए। तो मेरी जो व्यक्तिगत जिंदगी है उससे जो मुझे अनुभव मिला वो मैंने अपने जो नॉवेल है उसमें दिया। और एक समझ मुझे ये भी कहती है कि स्त्रियों के बारे में अब तक जो कुछ कहा गया है वो पुरुषों ने कहा है, स्त्रियों ने अपना सच भी कहना शुरू नहीं किया है। तो जब स्त्रियों ने अपने सच को अपने इर्द गिर्द देखा है तो वो उसको उस तरह से कहना शुरू कर रही है। तो इसको फेमिनिस्ट नॉवेल तो नहीं कहूंगी, मतलब मुझे विमर्श के बारे में मुझे बहुत जानकारी भी नहीं है, लेकिन विमर्श की बात तो नहीं कहूंगी कि वो स्त्री विमर्श है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि थोड़ा सा टिल्ट है, स्त्रीवाद की तरफ थोड़ा सा झुकावा जरूर नजर आता है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो है महाभारत काल की या उससे पहले वाली माधवी नहीं है, ये अमिता नीरव की माधवी है। देखिए जब आप किसी किरदार पर लिखेंगे तो उसमें लेखक जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उपस्थित तो होता ही है। ये तुमने अच्छी बात कही। मैं अगला मेरा जो प्रश्न है वो इसी से जुड़ा हुआ है। ये जो लेखक जब कृति का निर्माण करता है तो एक तरह से वो हर पात्र में परकाया प्रवेश करता है और वो किसी किसी पात्र के ज्यादा करीब हो जाता है, किसी किसी पात्र कम करीब हो पाता है। कई बार वो बनाना तो चाहता है किसी को विलन, लेकिन बनाते बनाते वो उसमें जो है वो एक तरह से चरित्र अभिनेता के गुण डाल देता है। या कई बार वो जब नायक का निर्माण करना चाहता है
तो वो नायक जो है उसके हाथ से फिसल जाता है और वो खलनायक बन जाता है। ऐसा ऐसा होता है। हाँ, मैंने इस पर एक पोस्ट लिखी थी कि किरदार जो है वो विद्रोह करते हैं, और ये कहानियों में उस तरह से मुझे महसूस तो हुआ, लेकिन इस उपन्यास में मुझे ये बात बहुत शिद्दत से महसूस हुई कि मेरे जो किरदार है वो मुझसे विद्रोह करते हैं। मतलब एक खुलासा और कर दूं मैं कि क्योंकि मैं अपनी चीजों को लेकर बहुत चीरफाड़ करती हूँ, मतलब मैं अपने लिखे पर भी बहुत बहुत सोचती हूँ, मैं उसको देखती हूँ और उसको हमेशा दूसरों की नजर से देखने की कोशिश करती हूँ कि जो मैंने लिखा है उसको यदि कोई दूसरा पढ़ेगा तो उसका जो विचार है, उसका जो प्रतिक्रिया है वो कैसी होगी। तो मैंने ये महसूस किया अपने लिखने के दौरान कि मैं अपने जो कहानियां लिखती हूँ उसमें अंत तक आते आते जो है वो चीजें जो है गड़बड़ा देती हूँ। तो मैंने माधवी की शुरुआत जब की थी तो मैंने सबसे पहले माधवी का लास्ट चैप्टर लिखा था, और वो जो लास्ट जी और वो जो लास्ट चैप्टर था उसमें जो देवयानी थी वो देवयानी थी जो ययाति ने जो खांडेकर जी ने अपनी ययाति में जिसको चित्रित किया था। लेकिन जब मैंने नॉवेल जब शुरू से लिखना शुरू किया उसको, तो धीरे धीरे देवयानी ने मुझसे सबसे पहले विद्रोह किया और उसने मुझे कहा कि नहीं, मैं वो नहीं हूं जो तुम मुझे पोर्ट्रे कर रही हो, जो तुम मेरे बारे में लिख रही हो। तो सबसे पहला विद्रोह तो देवयानी ने किया। उसके बाद जो दूसरा विद्रोह था, जो बाद में जो हुआ दूसरा जो विद्रोह था, वो ययाति की माँ जो है वो विरजा ने किया, क्योंकि मतलब देवयानी के प्रति उनका जो दुराव था वो उसको मैंने उसमें लिखा है, देवयानी के प्रति उनका दुराव था, लेकिन बहुत आखिर में जाकर वो देवयानी के प्रति बड़ी सिंपैथेटिक हो जाती है, तो वो भी विद्रोह करती है। माधवी ने विद्रोह किया क्योंकि शुरू में मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि मैं क्या लिख रही हूँ और क्यों लिख रही हूँ। मतलब माधवी जैसा किरदार जो है वो कभी सवाल नहीं करता है, कभी विद्रोह नहीं करता है, कभी विरोध नहीं करता है, कभी गुस्सा नहीं करता है। लेकिन धीरे धीरे मतलब मुझे एक बड़ी अच्छी बात कही, एक वरिष्ठ साहित्यकार है, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात कही कि ये जो नॉवेल है, इस नॉवेल की सबसे अच्छी बात ये है कि इसके जो किरदार है वो विद इन द नॉवेल ग्रो होते हैं। मतलब जैसे जिंदगी में हम बच्चे से बड़े होते हैं और बड़े से मैच्योर होते हैं, वैसे आपके नॉवेल में जो है वो किरदार ग्रो होते हैं। मतलब जो पहली बार माधवी होती है या जो पहली बार देवयानी होती है वो लास्ट तक नहीं होती है, वो लास्ट तक जाते जाते बदल जाती है। तो किरदार जो है, और बहुत पहले शायद धर्मवीर भारती को मैंने पढ़ा था कि जब आप लिखना शुरू करते हो, किरदार शुरू करते हो, किरदार मतलब आप कहानी लिखना शुरू करते हो और किरदार गढ़ते हो, तो वो एक वक्त के बाद जो है वो आपका हाथ छोड़ देते हैं और वो आपको अपने हिसाब से चलाने लगते हैं। तो ये मैंने अपने नॉवेल में बहुत वैसे महसूस किया कि हाँ, किरदारों ने मतलब वो जो रिवोल्ट करने वाली बात है वो यही बात है कि वो आपकी बात नहीं मानेंगे, वो आपसे संघर्ष करेंगे, वो आपसे वाद विवाद करेंगे, और लिटरली ये वाद विवाद चलता था। रात में आधी रात को नींद खुल जाती थी और वो वाद विवाद होता था कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो किरदार जो है वो नहीं होते हैं जो लेखक करना चाहता है। कई बार आप जब किसी लेखिका के आसपास रहते हैं तो उसके अंदर क्या चल रहा होता है आपको पता नहीं होता है। आपको लगता है कि वो एक रचना कर रही है या कर रहा है, लेकिन वो जो पात्र है वो उसके अंदर आकर उधम मचाते रहते हैं और वो उसी वक्त आपसे बतियाती है, उसी वक्त वो आपके आसपास होती है। ये जो मनोवैज्ञानिक यात्रा है किसी लेखिका की, वो उससे उसके आसपास वाले भी बेखबर होते हैं। मैं एक अगले प्रश्न की तरफ जा रहा हूं। देखो, 3 तरह की शब्द शक्ति होती है ना। अगर साहित्यिक तौर पे हम देखें तो एक तो होती है अभिधा, एक होती है लक्षणा, एक होती है व्यंजना। अभिधा जो बात सीधे सीधे कही जाती है और सरल शब्दों में किसी के तक उसका विपरीत पहुंचता है, वो अभिधा होती है। लक्षणा जो है वो जिस नाम से स्पष्ट है कि वो लक्षण के माध्यम से बात कहती है,
वो प्रतीकों के माध्यम से बात कहती है। और व्यंजना वो शक्ति होती है जो बिटवीन द लाइंस आपको समझना होता है, एक व्यंग्यार्थ होता है उसका, एक छिपा हुआ निहितार्थ होता है उसमें। ऐसे तो हर रचना अपने आप में अभिधा से व्यंजना तक की यात्रा तय करती है, लेकिन माधवी जब जितनी बार मैंने पढ़ी तो मैंने देखा कि जैसे कि मैंने सबसे पहले कहा था कि एक जो मूक चीख होती है वो आपके अंदर भर देती है माधवी। तो ये जो तुम लिखती तो अभिधात्मक हो, लेकिन जो उसकी व्यंजना है वो बड़ी गहरे तक उतरती है। ये कैसे संभव हुआ? ये क्यों कर संभव हुआ? क्योंकि जैसा तुम्हारा व्यक्तित्व है और जैसा तुमको बाहर लोग जानते हैं कि तुम एक विद्रोही किस्म की लेखिका हो या विद्रोही किस्म के व्यक्तित्व तुम्हारे पास में है, लेकिन माधवी जैसा जो एक मासूम व्यक्तित्व था उसको रचना कैसे संभव हो पाया, जो बिल्कुल अपनी जिंदगी को सरलतम ढंग से जीती चलती है लेकिन उसके साथ साथ ग्रो भी होती चलती है। तो ये कैसे हुआ? अभिधा से जो व्यंजना तक का जो सफर था वो इसमें भाषा के तौर पर कैसे तुमने तय किया? थोड़ा साहित्यिक प्रश्न है, तुम चाहो तो इसको पास भी कर सकती हो। हाँ, मैं इसको पास करना चाहूंगी, क्योंकि कई बार लेखक लिखते हुए अपनी कृति को वैसे नहीं देख पाता जितना जो कि एक समय के बाद देख पाता। मुझे लगता है कि ये प्रश्न जो है 5 साल या 10 साल बाद हाँ। का होना चाहिए था कि कैसे अभिधा से लक्षणा तक का तुम्हारा सफर रहा। खैर, मैं एक बिल्कुल सादा सिंपल एक प्रश्न करना चाहूंगा। तुमने माधवी की यात्रा लिखी है, इसमें गालव सबसे पहले प्रतिष्ठानपुर आते हैं और वो राजा ययाति के पास आते हैं और ययाति उनको अपने दानवीरता के दम्भ में माधवी दे देते हैं वस्तु समझकर, और फिर माधवी जो है अनेकानेक यात्राओं राजाओं के पास होती हुई विश्वामित्र आश्रम में आती है और उसके बाद में वो हिमालय जाती है और फिर बाद में प्रतिष्ठानपुर आती है। तो ये जो पूरा माधवी का रास्ता था, भौतिक रास्ता था, वो मुझे बताओ कि वो भारत में वो किस तरह से वो घटित हुआ होगा। क्या एक लेखिका के तौर पे तुमने उसकी ज्योग्राफी भी देखी थी? हाँ, देखी थी। असल में जब भी मैं कोई उपन्यास पढ़ती हूँ या कोई कहानी पढ़ती हूँ तो उसमें यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि होती है तो वो मुझे चुभती है, मतलब वो मुझे लगती है कि हाँ ये चीज यहाँ पर ये चीज ठीक होनी चाहिए थी। जैसे माधवी नाटक जो है भीष्म साहनी का, उसमें इस चीज ने मुझे चौंकाया था कि भीष्म साहनी ने माधवी को महाभारत के बाद का पात्र जो है वो उस तरह से बताया है, जबकि पौराणिक कथा जो ये कहती है कि माधवी जो है वो महाभारत से पहले का पात्र है। मतलब माधवी या ययाति का जो प्रसंग है या जो संदर्भ है वो महाभारत के पहले आता है। तो मेरी अपनी कोशिश ये थी, मतलब मैंने कभी लिखा है ये बात कि मैं वो कम सीखती हूँ जो मुझे करना चाहिए, लेकिन मैं वो ज्यादा सीखती हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये चीज मैंने सीखी थी कि ये जो तथ्यात्मक गड़बड़ियां हैं वो उसको कम से कम हो, मतलब कोशिश मैंने ये की है कि न हो, लेकिन मैं ये दावा नहीं करती हूँ कि वो तथ्यात्मक गड़बड़ियां नहीं हुई होगी वो उसमें, क्योंकि मैंने उस नॉवेल को लिखने से पहले बहुत रिसर्च नहीं किया। जब मैंने नॉवेल की परिकल्पना की थी तो जब मैंने राजेश से बात की तो राजेश ने कहा कि तुम एक पौराणिक कथा लिख रही हो तो उसमें बहुत रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, तुम क्योंकि बहुत रिसर्च करके तुम अगेन वही चीज प्रेजेंट करोगी जो थी या जो दूसरे लोगों ने प्रेजेंट किए। तुमको उस कहानी के माध्यम से तुमको आधुनिक परिवेश जो आधुनिक संदेश जो है वो देना चाहिए, तो उस पर बहुत रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने उस पर बहुत रिसर्च नहीं की, लेकिन हाँ इस तरह की रिसर्च मैंने जरूर की कि क्या भौतिक उसका नक्शा जो है वो पथ जो है वो क्या होगा, उस जगह के मौसम क्या होंगे, उस जगह के फूल क्या होंगे। हालांकि बहुत ज्यादा डिटेलिंग में हम नहीं गए, मतलब मैं नॉवेल में बहुत डिटेलिंग में नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि डिटेलिंग अंततः बहुत बोझिल कर देती है चीजों को, तो मैंने अपने नॉवेल में बहुत डिटेलिंग नहीं की है। लेकिन
ये जरूर मौसम का ध्यान रखा, उस रास्ते का ध्यान रखा, इन चीजों का मैंने ध्यान तो रखा। हमको तो रास्ता बताओ, मैं जानना मतलब चाहता हूँ। अयोध्या प्रतिष्ठानपुर जो है वो कानपुर के इर्द गिर्द है। मैंने जब पहले पढ़ा था तो वो अयोध्या के इर्द गिर्द था, लेकिन प्रशांत जो है वो कानपुर के हैं, और प्रशांत ने मुझे बताया कि प्रशांत का तो कहना है कि माधवी जो है वो काल्पनिक पात्र है। पौराणिकता जो है वो प्रश्न चिन्ह के घेरे में है ही सही, लेकिन मतलब अगर माधवी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना है तो पुराणों पे भी प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ेगा। हाँ, तो ये थोड़ा खतरनाक है। हाँ, इसको छोड़ के चलते हैं। हाँ, तो प्रशांत ने मुझे बताया कि कानपुर जो है वो वहां पर ययाति के किले हैं। तो कानपुर से शुरू होती है यात्रा, और उसके बाद जो पहले राजा थे वो थे हर्ष, और हर्ष जो है वो अयोध्या, तो थोड़ा सा कानपुर से थोड़ा सा उत्तर की तरफ जाते हैं, मतलब पूर्वोत्तर की तरफ जाते हैं, और फिर पूर्वोत्तर से फिर से काशी जो वाराणसी जो है वो बनारस जो थोड़ा सा और दक्षिण पूर्व की तरफ आते हैं, मतलब नीचे की तरफ आते हैं और पूर्व की तरफ चले जाते हैं। और उसके बाद फिर से मतलब दिवोदास वाराणसी में, और वाराणसी के बाद दिवोदास के बाद जो है वो कुशीनगर तक आते हैं, वो भोजनगरी या भोपाल जो है वो फिर से दक्षिण पश्चिम की तरफ आते हैं, और फिर उसके बाद वहां से फिर हिमालय विश्वामित्र तक, और हिमालय से फिर हिमालय जो यति का आश्रम था वहां, और फिर वहां से फिर से जो है वो माधवी प्रतिष्ठानपुर मतलब कानपुर की तरफ आती है। तो मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो यात्रा है वो उत्तर भारत से शुरू होती है। हाँ, उत्तर प्रदेश से, और मध्य प्रदेश होती हुई फिर से वो हिमाचल प्रदेश या हिमालय जाती है, और फिर वो उत्तर भारत आती है। हाँ, मतलब तो वो ये अभी का जो नक्शा कहानी है, ये जो पूरी हाँ, की पूरी कथा है, ये जो राजा है ये सब उत्तर भारतीय है। हाँ, अगर मध्य प्रदेश को भी हम शामिल कर लें इसमें बस। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ओके, तो ये मुझे हालांकि ये कहना ठीक नहीं लग रहा, लेकिन क्या उस वक्त दक्षिण बिल्कुल ही जो है वो भुलाया हुआ बिसराया हुआ प्रदेश था, या दक्षिणों में आर्य नहीं थे? ये प्रश्न थोड़ा सा इतिहास की तरफ भी चला जाएगा। तो ये जो आर्य और द्रविड़ों वाला जो मामला है, क्या माधवी के कलेवर में इसके भी दर्शन हो सकते हैं? नहीं, मैंने प्रजाति के प्रश्न को इसमें नहीं उठाया है, उसको मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मूल प्रश्न जो है वो स्त्री और पुरुष का मूल प्रश्न था, जो मतलब सत्ता का जो प्रश्न था वो स्त्री पुरुष का प्रश्न था। तो मैंने प्रजाति का प्रश्न जो रेस का प्रश्न है वो मैंने उस पर चर्चा नहीं की है। मैं अपनी कहानी के माध्यम से माधवी की व्यथा और माधवी की व्यथा के माध्यम से उस वक्त में जो स्त्रियां थी उनकी बात करने की कोशिश की है। देखिए, कुछ मित्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसमें एक हैं रोहित सिंह, वो बता रहे हैं कि प्रतिष्ठानपुर जो है वो इलाहाबाद नैनी के पास में है एक प्रतिष्ठानपुर, जो आज इसको प्रतिष्ठानपुर कहा जाता है, या उस वक्त का है मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। मैंने जो पढ़ा था वो नैनी के पास ही पढ़ा था, इलाहाबाद नैनी के पास ही पढ़ा था, लेकिन प्रशांत और एक और मित्र हैं, उन्होंने मुझे प्रशांत तो ये भी बता रहे हैं कि कानपुर और उन्नाव के बीच में एक महल के अवशेष अभी भी है, लेकिन ये अवशेष में मेरा विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि जिस पात्र को पहले काल्पनिक बता रहे हैं, हालांकि इस राज्य को तो ये शायद वास्तविक मानते होंगे, तो उस महल के अवशेष अभी तक नहीं। बाकी एक और मित्र है, उन्होंने भी बताया कि ययाति का जो किला है या महल जो है वो कानपुर के आसपास है। तो ये अभी मतलब ये मेरे मतलब जो अब मैंने सुना है उससे मैं भी थोड़ा सा उसमें हूँ, संशय में हूँ कि ये दरअसल प्रतिष्ठानपुर कहाँ है, कानपुर है या इलाहाबाद है। ये मेरे लिए अब थोड़ा सा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं 200-500 साल बाद माधवी पथ का भी खोज होगी और माधवी पथ ही बनाया जाएगा, जैसे राम पथ इन दिनों खोज किया जा रहा है। नहीं, माधवी राजनीति का हिस्सा नहीं होगी, क्योंकि इस इतिहास में कभी भी किसी भी स्त्री को उस तरह से करें कि जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं आगे और हमारा ह्यूमन इंडेक्स बढ़ रहा है, तो स्त्रियों को समानता की बात तो मिल ही गई है, और बल्कि बहुत सारे लोग जो है वो स्त्री प्रताड़ित भी हो गए हैं,
तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में 100-50 सालों में जो भी इतिहास के खोए हुए उपेक्षित स्त्री पात्र हैं उनको भी पर्याप्त मान मिलेगा और माधवी उसमें से सबसे प्रमुख पात्र होगी, क्योंकि ये जो माधवी है वो हमारे जीवन का जो उपेक्षित पात्र है उसको भी एक तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से चित्रित करती है, जो जिसे हम गया बीता समझते हैं, जिसे हम वस्तु समझते हैं, और उसे हर तरह से एक तरह से कहना चाहिए कि हम किसी भी तरह से उसको कोई मान सम्मान देना नहीं चाहते, लेकिन वो अपने अंदर ग्रो होता रहता है और एक दिन वो हमारे व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। हो सकता है वो कुंठाई बन जाए, लेकिन इसी तरह से मनोविज्ञान का निर्माण होता है। तो मैं एक मनोवैज्ञानिक व्याख्या अगर इसकी देखूं तो वो ये भी है कि आपके अंदर की एक ग्रंथि और आपके अंदर की एक चीज, आपके अंदर की एक शय जिसे आप बिल्कुल उपेक्षित कर देते हैं, लेकिन वो अपने अंदर ग्रो करती चलती है और एक दिन वो जो है इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है, आपके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। ये जो माधवी है, इसको लिखने के पहले आपने क्या इसके पात्रों के बारे में अध्ययन किया? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। माधवी को लिखने से पहले पात्रों के बारे में अध्ययन किया, क्योंकि जो कहानी है, मूल कहानी है, मतलब जो पढ़ेंगे माधवी को, उसमें वो चीज स्पष्ट समझ आएगी कि कुछ पात्र जो है वो पौराणिक हैं और कुछ पात्र जो है वो कहानी को आगे बढ़ाने का हिस्सा है। तो जो पौराणिक पात्र हैं उन सब पात्रों के बारे में मतलब रिसर्च किया मैंने, थोड़ी सी स्टडी की, पढ़ा अलग अलग जगह से, उनकी जगहों के बारे में पढ़ा, क्योंकि जो चीजें मिल रही थी वो तो एक कहानी मिल रही थी, लेकिन फिर उनकी जगह, वो उनके राज्य क्या है, उनके बच्चों के नाम क्या है, जो माधवी जिन बच्चों को जन्म देती है उन बच्चों के नाम क्या है। तो कोई भी चीज जब हम लिखते हैं, छोटी सी कहानी भी लिख रहे हैं आप, तो उस कहानी में भी थोड़ा थोड़ा तो जिसको कहना चाहिए थोड़ा थोड़ा तो रिसर्च करने की जरूरत होती है। तो मैं तो खैर बड़ा उपन्यास लिख रही थी, तो मैंने रिसर्च तो किया उस पर भी। एक मेरे मित्र हैं अहमदाबाद से, डॉक्टर हाशिम अली, इनका हिंदी साहित्य में बड़ा अच्छा अध्ययन है, मेरे मित्र रहे हैं, हम लोग साथ में पढ़े हैं। ये इनका कहना है या पूछना है कि क्या जो भारतीय संस्कृति है उसमें अनुबंध विवाह है या नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जिसे कहा जाए, क्या इस माधवी वाले प्रकरण को हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में रख सकते हैं? नहीं, माधवी वाले प्रकरण को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो मैरिज नहीं थी। मतलब वो देखिए, एक चीज है, अभी कुछ दिन पहले ही बात हुई थी, हमारे जो पौराणिक कथा में एक पात्र है, ऋषि है श्वेत केतु, जिन्होंने विवाह नाम की संस्था सबसे पहले विवाह संस्था जो है वो उसकी जो शुरुआत है वो सबसे पहले श्वेत केतु ने की थी, क्योंकि श्वेत केतु ने अपनी माँ को शोषित होते हुए देखा था। मतलब इस तरह से कि किसी भी पुरुष को अपनी संतति के लिए, मतलब अपने बच्चों के लिए किसी स्त्री की जरूरत होती थी, तो वो स्त्री का इस्तेमाल करता, बच्चा होता उसका और वो उसको छोड़कर चला जाता। तो श्वेत केतु ने अपनी माँ को लगातार इस तरह से शोषित होते हुए देखा, तो उन्हें लगा कि ये जो स्त्री का जो शोषण है इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने विवाह नामक संस्था जो है उसकी शुरुआत की। तो ये अनुबंध वाली जो बात है वो मतलब मेरी अभी तक की जानकारी में भारतीय पौराणिकता में अनुबंध विवाह जैसी कोई चीज नहीं है, मतलब अभी तक की जानकारी में। ये जो परकाया प्रवेश की बात हुई थी, इस पे एक प्रश्न और आया है सचिन जैन जी का। वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले कि मैं सचिन का प्रश्न आपके सामने बताऊं, सचिन जैन जी का, तुम बताओ कि ये लिखने के बाद तुम्हारे करीब सबसे ज्यादा पात्र कौन सा है? तुम अपने आप को किस पात्र से ज्यादा एसोसिएट करती हो? ये बहुत ईमानदार उत्तर होना चाहिए। जिन लोगों ने भी माधवी पढ़ा है वो बता सकते हैं कि मेरे करीब कौन सा पात्र है। ठीक है, जैसे प्रेमचंद ने जब गोदान लिखा था तो जो प्रोफेसर मेहता और होरी का जो दोनों का मिला जुला रूप था वो प्रेमचंद थे।
है ना, ऐसा कहा जाता है। तो सचिन जैन जी जो है वो कह रहे हैं कि विश्वामित्र नाम का जो पात्र है वो जो है अमिता के सबसे करीब है, अरे बाप रे। गौतम के सबसे करीब है, क्योंकि क्योंकि जिस तरह की वैचारिकता, जिस तरह का तेज, जिस तरह के जिस तरह का जीवन शैली, और जिस तरह का बड़प्पन विश्वामित्र में था, मैं समझता हूँ कि वो सचिन जी ये कह रहे हैं कि वो माधवी जो है वो उसके इर्द गिर्द बनता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देवयानी प्लस विश्वामित्र का जो किरदार है उसको तुम ज्यादा वो करती हो। और मेरे ख्याल से जैसे शिव के माथे पर अर्धचंद्र के रूप में चंद्रमा है, उस तरह से माधवी नाम का ये जो पात्र है, तो इसका मतलब ये हुआ कि विश्वामित्र प्लस देवयानी और माधवी जो है वो सिर पर धारण किया हुआ पात्र, वो कुल मिला के अमिता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि और भी बहुत सारे पात्र होंगे। हाँ, जैसे सरणी जो है वो भी मतलब करीब रही मेरे। उसके बाद सुधा जो है वो भी मेरे करीब रही। तो बहुत सारे पात्र हैं जो मतलब वो वक्त वक्त पर वो आते और चले जाते हैं, जिनके साथ मेरा जो एम्पैथी जैसी चीज जो थी उनके साथ रही मेरी। सचिन जी को शुक्रिया। मुझे भी शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बात तो मैं कर रहा हूँ लेकिन तुम सारे उत्तर जो है वो पाठकों को देती हूँ, जबकि मैं तुमसे इंटरव्यू कर रहा हूँ। कभी कभार मेरी तरफ भी देखकर इंटरव्यू कर लिया करो, या मेरी तरफ भी। और ये जी जी कहना छोड़ो, मुझे तुम जी नहीं कहती हो, मुझे तुम हाँ हाँ कहती हो, वही कहो तुम। मैं आखिरी प्रश्न ये करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से हम लोग 35-40 मिनट तय कर चुके हैं। आखिरी प्रश्न ये है कि ये जो इसमें भाषा जो तुमने लिखी है, वो जो तत्सम भाषा है, सूत्रात्मक भाषा है, सूत्र तो खैर तुम्हारी भाषा में हमेशा से रहे हैं, तो ये जो तत्सम भाषा है और भाषा का ये जो प्रवाह है, ये भाषा का संस्कार तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्योंकि तुम पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट रही हो, साहित्य की भी रेगुलर स्टूडेंट नहीं रही हो। तुमने पीएससी में हिंदी लिटरेचर लिया था, उसमें सबसे ज्यादा नंबर भी तुम्हारे आए थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर भी ये जो भाषा का संस्कार है, ये तुम्हारे पास कहाँ से और कैसे आया? मुझे पता नहीं भाषा का संस्कार मेरे पास कहाँ से आया, लेकिन अब जब मैं चीजों को पीछे पलट कर देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि मेरी जो पीएचडी की थीसिस है, जो मैंने अस्तित्ववाद पर लिखी है, सार्त्र और कामू के, तो वो मेरी जो थीसिस है उसके जो एग्जामिनर है वो शायद लखनऊ के थे। हाँ, एग्जामिनर जो थे उन्होंने मतलब मेरे अंदर ये बड़ी उत्सुकता थी कि मेरी थीसिस की रिपोर्ट कैसी रही होगी, क्योंकि मैंने बहुत लिमिटेड, बहुत सीमित संसाधनों में अपनी पीएचडी की, और भाषा जो है वो एक अपनी सीमा, मेरी अपनी सीमा भाषा तो थी सही, क्योंकि जो भी अस्तित्ववाद पर जो भी मिल रहा था वो सब अंग्रेजी में था, और अंग्रेजी मेरी बहुत बुरी है। तो उस वक्त उस सीमित संसाधन में और अपनी सीमाओं में जब मैंने थीसिस लिखी, तो मुझे ये उत्सुकता थी कि एक बहुत बड़ा और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का जो विचार था उस वक्त का, जो मतलब भयंकर किस्म की फिलॉसफी जो थी, उसको मैं ठीक से निभा पाई या नहीं निभा पाई। तो जो दो एक्सपर्ट थे उनके पास मेरी थीसिस गई थी, और वो जो मेरे अंदर जो क्यूरियोसिटी थी कि मेरी थीसिस, ठीक है आप पीएचडी कर रहे हो उस वक्त, तो पीएचडी कर रहे हैं और आपके गाइड जो है वो जिनको भी भेजेंगे वो उसको ओके कर देंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी थीसिस की रिपोर्ट जो है वो उस तरह से दें। तो मैंने अपनी थीसिस की रिपोर्ट जो है वो मैंने मंगवाई थी उस वक्त, और मैं देखकर चकित रह गई थी और बड़ी खुश हुई थी। मतलब वो एक घटना है मेरे लिए कि मैं उन दिनों पीएससी की एग्जाम दे रही थी, और जब रिपोर्ट आई तो मैं इंदौर में थी, और जब रिपोर्ट लेकर आए पापा, तो भाई ने और ताऊजी ने, इन सब लोगों ने पढ़ा। तो भाई जब इंदौर मिलने आने वाला था तो ताऊजी ने कहा कि तू थीसिस की रिपोर्ट नहीं ले जाना, क्योंकि वो पढ़ाई कर रही है और ये रिपोर्ट देखेगी तो वो उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो वो जब मैंने एग्जाम दे ली, पीएससी की मेंस थी मेरी, वो मैंने एग्जाम दे ली, उसके बाद मेरे पास थीसिस की रिपोर्ट आई, और वो उस रिपोर्ट ने मुझे मतलब अभिभूत कर दिया ये कह लूं मैं, क्योंकि एक तो ये थी कि रिपोर्ट बिल्कुल बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक अक्षरों में लिखी गई थी, और जो रिपोर्ट का जो पेज था
वो पूरा इस्तेमाल कर लिया गया था, जो हाशिया था वो इस्तेमाल कर लिया गया था, ऐसे लिखा गया, ऐसे लिखा गया, उस पे सब तरह से लिखा गया। और जो एक चीज उन्होंने लिखी थी, जो एक्सपर्ट थे, शायद लखनऊ के एक्सपर्ट थे, उन्होंने जो एक चीज लिखी थी, उन्होंने लिखा था कि ये जो थीसिस है ये बेहतरीन प्रोज का उदाहरण है। अच्छा। मतलब उन्होंने कहा था कि इसकी भाषा इतनी खूबसूरत है थीसिस की, और इतना खूबसूरत प्रोज है कि इसको यूनिवर्सिटी को सब्सिडाइज करके पब्लिश करना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि वो जो भाषा थी, एक वक्त तक मेरे अंदर जो है वो क्लिष्ट भाषा को लेकर एक आकर्षण ठीक है, था। तुम चाह पियो, तब तक मैं समझता हूँ कि इसको कंक्लूड करता हूँ। जो मैं समझा हूँ, ये भाषा तुम्हारे पास में थी अवचेतन में, और जिसका उपयोग तुमने पीएचडी के समय किया था, और बाद में पत्रकारिता करते हुए तुमसे भाषा थोड़ी सी छिटक गई थी। लेकिन फिर माधवी में जो तुम्हारे पास, तुमने जब लिखना शुरू किया, तो ये भाषा एक तरह से अर्जित संपत्ति के रूप में तुम्हारे पास पहले से थी, और ये तुम्हारे माध्यम से व्यक्त हुई। यही तुम कहना चाहती? हाँ। तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये उत्तर जो है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। कुछ और प्रश्न थे जो मैं तुमसे करना चाह रहा था, लेकिन आखिरी एक दो प्रश्न मैं तुमसे कर रहा हूँ कि देखिए, सचिन जैन जी ये कह रहे हैं कि एक निवेदन है कि अगली चर्चा का विषय आप बता दें तो पाठक अपने आप को तैयार करके अगली वार्ता में शामिल हो सकेंगे। लेकिन इससे पहले मैं गोपाल शर्मा सर का एक सवाल सचिन जैन जी से जो है वो एक कर रहा हूँ कि क्या सचिन जैन जी आपने माधवी पढ़ी है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सचिन जैन जी ने माधवी पढ़ी होगी, तभी निश्चित रूप से ये बात कह पा रहे हैं कि वो विश्वामित्र के करीब ज्यादा अमिता को पाते हैं। लेकिन फिर भी ये प्रश्न था। तो इससे पहले कि हम इसको एंड करें, हमको अगला जो है, देखो, शिखा ने लिखा है कि देवयानी सबसे करीब थे। बिल्कुल, देवयानी सबसे करीब रही मेरे। हाँ, ये तुम्हारा भावात्मक पक्ष है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बौद्धिक पक्ष है वो विश्वामित्र का है, और जो नियति वाला पक्ष है, जो लेखकीय पक्ष है, वो माधवी वाला है। सचिन जी का जवाब देखिए, 50 पेज के नोट्स हैं। अच्छा, सचिन जी के पास 50 पेज के नोट्स है माधवी के लिए। अच्छा, पढ़ी नहीं है? अच्छा, पढ़ी ही नहीं है। मेरे पास 50 पेज के नोट्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखो, ये माधवी को मैंने पिछली उसमें भी ये कहा था कि मैं माधवी को लेकर, मतलब ये जो प्रतिक्रिया आ रही है उससे अभिभूत हूँ, क्योंकि हमको ये लग रहा था, तुमको भी और मुझे भी, कि माधवी बहुत कम पढ़ी जाएगी, ये एक दस्तावेज की तरह होकर रह जाएगी। लेकिन इसको न केवल लोग पढ़ रहे हैं, बल्कि इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, और ज्यादा अच्छी तरह से कर रहे हैं, और इसमें जो छिपा हुआ लेखक है उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, पहचान रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, माधवी के साथ अर्थ विस्तार कर रहे हैं लोग। मतलब जब लोग मुझे कहते हैं कि, जैसे किसी ने मुझे कहा कि ये फेमिनिज्म जैसी चीज इसमें दिखाई देती है, तो मुझे एकदम से सोचना पड़ा, क्योंकि मैंने उसमें फेमिनिज्म जैसी किसी चीज का या किसी विचार का डालने की कोशिश नहीं की थी। वो बहुत सहज रूप से जो चीज आई है वो आई है। लेकिन लोग उसका, मतलब जो पाठक है उसका अर्थ विस्तार कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत खुश होने की बात है, और बहुत संतुष्टि की बात है। साथ साथ एक डर भी है मेरे अंदर कि यदि अगला जो मैं लिख रही हूँ, या जो अगला आएगा मेरा, वो यदि उस पैरामीटर को मैच नहीं करेगा, तो वो मेरे लिए तो निराशा की वजह होगी सही। जो लोग मुझे माधवी में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए भी निराशा की वजह। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, ऐसा है कि कोई भी जो पाठक होता है वो इंसान भी होता है। वो जानता है कि लेखक भी इंसान है, वो उससे मतलब अपेक्षा करता है, लेकिन अगर वो खरा नहीं उतरता तो उसे निराशा होती है। लेकिन ये नहीं है कि वो उससे अपेक्षा करना छोड़ देता है। वो ये सोचता है कि उससे अगला जो होगा वो अच्छा लिखेगा। मैं जब डॉक्टर धर्मवीर भारती से मिला था, तो मैंने उनसे पूछा कि सर, आपने 2 ही उपन्यास क्यों लिखे हैं, गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा? ये 2 उपन्यास हैं उनके, और उनको जानने वाले जानते हैं कि उस आदमी में अदम्य कहना चाहिए कि संभावनाएं थी। तो उन्होंने हंसते हुए ये जवाब दिया कि ये पूछो कि 2 भी क्यों लिखे। उनका उत्तर तो इतना ही था, लेकिन हमने उनका उत्तर ये जाना उनकी बातचीत के द्वारा कि भाई, मेरे अंदर इन 2 उपन्यासों को लेकर कुछ था और मैंने कह दिया। उसके बाद अगर मैं जबरदस्ती कुछ कहने की कोशिश करूंगा तो पिष्ट पेषण होगा, या वो उस कृति के साथ अन्याय होगा।
आप देखें बड़े बड़े उपन्यासकार हैं, उन्होंने बहुत कम उपन्यास लिखे हैं। अज्ञे ने भी कोई बहुत ज्यादा उपन्यास नहीं लिखे। तो ज्यादा लिखना जो है वो कोई जरूरी नहीं कि आपसे अपेक्षित हो। आप कम लिखें, और लेकिन जो आपका मन कह रहा है वो लिखें, जिससे आपका मन संतुष्ट हो। नहीं देखिए, अगर वो आपका मन संतुष्ट होगा तो पाठक संतुष्ट होंगे। नहीं, जो बात मैंने पहले भी कही थी कि माधवी जो है वो मैंने कोशिश करके नहीं लिखी, वो बस मुझसे, मतलब माधवी ने मुझसे अपने आप को मुझसे लिखवा लिया। तो क्या ये संयोग फिर से होगा? यदि नहीं होगा तो फिर वही बात है कि निराशा मुझे भी होगी, निराशा पाठक को भी होगी, ये बात है। सचिन जैन जी एक शिकायत कर रहे हैं कि वो मुझसे शिकायत कर रहे हैं कि इंटरव्यू लेने की बात मैंने पहले की थी। तो इसका उत्तर तुम दे दो, ज्यादा बेहतर होगा। आपका इंटरव्यू भी ड्यू है, आप जिस वक्त कहेंगे उस वक्त हम बात करेंगे। नहीं, वो शिकायत मुझसे कर रहे हैं। अरे भाई ये शिकायत हाँ, राजेश ने तो, आपने तो पढ़ने के बाद कहा था, राजेश ने तो लिखने की प्रक्रिया के दौरान ही कह दिया था कि मैं तुमसे इंटरव्यू लूंगा। वो अपॉइंटमेंट मैंने 5 साल पहले बुक कर लिया था, इसलिए ये आप भी जिस वक्त कहेंगे उस वक्त हम चर्चा करेंगे। अच्छा लगेगा मुझे अपने जिन लोगों ने माधवी पढ़ी है उनसे बात करते हुए, मुझे अच्छा लगेगा। चाय कैसी बनी है बताओ? चाय बहुत बढ़िया है। चाय बढ़िया है। तो हम अगला जो इंटरव्यू करेंगे वो अगले सोमवार को होगा, मतलब परसों होगा। सोमवार और शनिवार 2 दिन हमने तय किए हैं। तो सोमवार को जो इंटरव्यू होगा, ये जो माधवी की कहानी है, अब हम उसके अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। तो हम माधवी के पहले 2 अध्याय पर केंद्रित इसको रखेंगे, 1 या 2 अध्याय जितना भी हो जाए। देखिए 30-35 मिनट का इंटरव्यू रखना चाहते हैं हम। पिछली बार भी 1 घंटा हो गया था, और जैसे शिखा कह रही है कि नहीं अभी आप समाप्त मत कीजिए, मैं अभी आई हूँ। तो शिखा जी, आप इस इंटरव्यू को YouTube पे देख सकती हैं, और अगली बार भी आप 8 बजे से जुड़ जाइए प्लीज, तो आप पूरा इंटरव्यू देख पाएंगी। तो नहीं, यहाँ भी रहेगा इंटरव्यू, तो यहाँ भी रहेगा। फेसबुक पर भी रहेगा। लाइव पर जो बात हो सकती है वो नहीं हो पाएगी, लेकिन मंडे को हम फिर बात करेंगे। अभी तो बात कर ही रहे हैं। देखिए सुमित्रा गांगुली जी कह रही हैं कि मैंने पहली बार पौराणिक उपन्यास पढ़ा, और वो भी इतना बेहतरीन। मतलब मुझ में परखने की शक्ति है कि किसका लिखा पढ़ना चाहिए। ये मैं समझता हूँ ये नियतिवाद का अच्छा उदाहरण है कि आपने पहला पढ़ा हो, पहला ही बढ़िया पढ़ा। सर मुंडाते ओले नहीं पढ़े, बहुतों को सर मुंडाते हुए ओले पढ़े हैं। हमने अभी जब पहले पौराणिक उपन्यास पढ़े थे तो उतने मजेदार नहीं लगे थे, लेकिन अमिता के उपन्यास में पौराणिकता के साथ साथ आधुनिकता का एक अद्भुत सम्मिश्रण है। इसलिए ये हमको जो है वो एसोसिएट करता है। वरना आप सोचिए कि 5000 साल पुरानी कहानी इस वक्त वेब सीरीज के दौर में कौन पढ़ना चाहेगा? मैं समझता हूँ कि और इतनी बड़ी, और इतनी नहीं, महाकाव्यात्मक उपन्यास, 632 पेज का उपन्यास। तो जिन भी लोगों ने पढ़ा है वो साधुवाद के प्रतीक है। मैं अमिता से हमेशा कहता था कि ये जो नॉवेल है वो इस तरह का है कि जो पढ़ेगा उसका भी दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग घूम जाएगा, और नहीं घूमेगा तो आप इसको खड़ा करके उसके ऊपर मार दीजिए तो उसका दिमाग घूम जाएगा। लेकिन ये अमिता, ये निश्चित रूप से तुम बधाई के पात्र हो कि ये उपन्यास न केवल लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, बल्कि सराह रहे हैं और इसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं। ये किसी भी लेखक के लिए सबसे बड़ा प्रमाण पत्र होता है। तो जो पाठकी जो प्रतिक्रिया है उस पर तुम खरी उतर रही हो, ये बहुत बड़ी बात है। और ये मैं फिर अगेन, जो तुम डेस्टिनी में विश्वास करती हो, तो मैं समझता हूँ कि ये बात ठीक है कि माधवी जो है वो तुम्हारे माध्यम से उतरी थी। 2 शब्द तुम कह दो, उसके बाद हम इस चीज को विराम देते हैं। आप पढ़ रहे हैं, जिन लोगों ने पढ़ा है बड़ी अच्छी रिएक्शन दी है। सचिन जी ने रिएक्शन दी है, सुमित्रा जी ने रिएक्शन दिया है, सर ने रिएक्शन दिया है। उसके बाद शिखा का बचा हुआ है। अभी शिखा ने बहुत छोटा सा, बहुत थोड़ा सा लिखा है, लेकिन शिखा का बचा हुआ है। तो जो लोग पढ़ रहे हैं वो ईमानदार रिएक्शन देंगे, मैं इसकी उम्मीद करती हूँ। ये नहीं है, मतलब मैं क्योंकि मैं खुद भी अपनी आलोचक हूं, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो अच्छा है वो तो ठीक है, लेकिन जो कमी लगी है उस पर भी बात करें, उसके बारे में भी बात करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये कहा जाता है कि कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू,
मतलब कवि जो है या रचनाकार जो है वो अपनी दुनिया का स्वयं निर्माता होता है। तो ये माधवी लिखकर तुमने अपनी एक दुनिया बना ली है। तुम्हारे आसपास जो पाठक हैं, जिस तरह से पढ़ रहे हैं, जिस तरह से एसोसिएट हो रहे हैं, वो किसी भी लेखक के लिए ईर्ष्या का कारण हो सकते हैं। मैं तुमको शुभकामना देता हूँ कि ये जो तुम्हारी दुनिया है ये लगातार विस्तृत होती चली जाए। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने इसे देखा और हमारे साथ जुड़े रहे। अगले सोमवार को परसों हम लोग फिर से 8 बजे आपके समक्ष आएंगे और माधवी के पहले और अगर संभव हुआ तो दूसरे अध्याय पर ये चर्चा केंद्रित होगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। गुड नाइट, शुभ रात्रि और अपना ध्यान रखें। थर्ड वेव पूरी तरह से आ गई है, उतनी हालांकि ये मारक नहीं है, लेकिन फिर भी बचे रहने की इससे बचे रहने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।